नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारत के इतिहास के अंतर्गत विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला, यूनानी या रोमन लेखक। यूनानी या रोमन लेखक के अंतर्गत टेसियस आता है। टेसियस यह ईरान का राजवैद्य भी था। टेसियस कौन था? ईरान का राजवैद्य भी था और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। टेसियस ईरान का राजवैद्य था और भारत के संबंध में इसका जो विवरण मिलता है वो आश्चर्यजनक कहानियों से भरा पड़ा है, इस कारण अविश्वसनीय है। दूसरे जो हैं वो हैं हेरोडोटस। तो इसे इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है और इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है। तीसरा जो है वो है सिकंदर। तो सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नेरियाकस, आनेसिक्रिटस एवं आस्टिबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय मिलते हैं। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। अगले जो हैं वो है डाइमेकस। यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत भी था। जो डाइमेकस थे ये सीरियन नरेश आंतियोकस के राजदूत थे जो कि बिंदुसार के राजदरबार में आए थे। इनका विवरण भी मौर्य युग से ही संबंधित है। इसके बाद अगले जो हैं वो हैं डायोनिसियस। तो यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस के राजदूत थे जो अशोक के राजदरबार में आए थे। अगला है टालमी। तो इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक भी लिखी। टालमी के द्वारा भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी गई है। ये 2री शताब्दी में लिखी गई। ये एक याद रखने वाली बात है। अगले हैं प्लिनी। तो इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। इसके बाद जो अगला है वह है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। उस पुस्तक के लेखक के बारे में चूँकि ये जानकारी नहीं है, ये एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। इसके बाद हम चीनी लेखकों के बारे में देखेंगे। तो चीनी लेखकों में प्रमुख है फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश, यह जो फाहियान है चीनी यात्री हैं, ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। फाहियान भारत में 14 वर्षों के लगभग रहे। इसके बाद अगले जो लेखक हैं वो हैं संयुगन। तो यह लगभग 518 ईस्वी में भारत आया था। यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की। संयुगन ने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की जो प्राप्तियाँ थीं उनको एकत्रित किया। अगले जो लेखक हैं चीनी वो हैं ह्वेनसांग। तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए इन्होंने प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपिशा पहुँचे थे। सबसे पहले ह्वेनसांग कहाँ पहुँचे थे? कपिशा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में ये चीन लौट गए। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नामक
नाम से प्रसिद्ध है। इनका जो हैनसांग का भ्रमण वृत्तांत है वो CUK नामक नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हैनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। हैनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। हमें यहाँ एक नोट करने वाली बात है, हैनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। जब हैनसांग भारत में यात्रा पर आए थे उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था उस समय। इसके बाद जो अगले चीनी लेखक हैं वो हैं त्सिंग। तो यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अगले अब हम देखेंगे अरबी लेखकों के बारे में। तो अरबी लेखकों में अल-बरूनी प्रमुख हैं। अल-बरूनी या महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, भारत की खोज, इसे हम भारत की खोज के नाम से भी जानते हैं, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। भारत की खोज जो पुस्तक है ये इतिहासकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाएं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानूनी मापतंत्र, विज्ञान आदि के विषयों में 80 अध्यायों में ये किताब विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट हैं इब्न बतूता, ये भी अरबी लेखक हैं। इब्न बतूता, इनके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रहला कहा जाता है। इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया ग्रंथ या यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? रहला के नाम से जाना जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश भी नियुक्त किया। किसे? इब्न बतूता को इनकी विद्वता से प्रभावित होकर के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अब कुछ अन्य लेखकों के बारे में भी हम देखेंगे। तो तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक थे और इन्होंने कंग्योर तथा तंग्योर नामक ग्रंथ की रचना की। तारानाथ ने कंग्योर तथा तंग्योर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है मार्को पोलो। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। इसके बाद पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी भी हम देखेंगे। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, तो 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। जो 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख हैं बोगाज कोई से एशिया माइनर में हैं। ये इससे वैदिक देवता वेदों में पाए जाने वाले उस देवता जैसे मित्र, वरुण, इंद्र, नाथ से इनके नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर या विदिशा गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित था, इसका प्रमाण हमें यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर या विदिशा गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र कहाँ किया गया? हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। सबसे पहले
हमें जो दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख है वो कौन है? सोहगौरा। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। हूणों के आक्रमण की जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख या शासक उस समय भानुगुप्त थे, इससे प्राप्त होता है। सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त होता है वो किस अभिलेख से प्राप्त होता है? एरण अभिलेख से। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन राजा ऐसे हैं जिनका पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों में जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर के बारे में जानकारी हमें कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास या गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से हमें गर्तावास या गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थीं। बुर्ज होम या गड्ढा घर का साक्ष्य हमें कहाँ मिला है? कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल से। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के भी कहा जाता था। प्राचीनतम जो सिक्के थे उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कासार्पण भी कहा गया है। प्राचीनतम आहत सिक्कों को साहित्य में कासार्पण भी कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? यवन शासकों ने किया। और समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण भी मिलता है। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई जो मुद्रा प्राप्त हुई उससे समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का प्रमाण भी मिलता है। अरिकमेडु या पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अरिकमेडु से रोमन सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। कुछ नोट करने वाली बात है। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा स्वर्णभूमि वर्तमान में जिसे म्यांमार के नाम से जाना जाता है, मलाया जैसे स्वर्णद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, कंबोडिया, कंबोज और जावा या यवन द्वीप से स्थापित हुए। सबसे पहले भारत के जो संबंध हैं वो किससे? बर्मा से, मलाया से, कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए थे। अब कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हम देखेंगे। अभिलेख और उस समय जो शासक थे उनके नाम। हाथी गुम्फा अभिलेख ये एक तिथि रहित अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो तिथि रहित अभिलेख है। उस समय शासक कौन थे? कलिंगराज खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख के समय शासक कौन थे? कलिंगराज खारवेल। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख तो ये उस समय शासक थे रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख के समय शासक कौन थे? रुद्रदामन। नासिक अभिलेख इसके समय शासक थे गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख के समय शासक कौन थे? समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख के समय शासक थे पुलकेशन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख तो ये मालवा नरेश यशोवर्मन के समय का अभिलेख है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के समय का अभिलेख है। भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख ये स्कंदगुप्त के समय के अभिलेख हैं। भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख जो बंगाल शासक विजयसेन के समय का अभिलेख है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के समय का अभिलेख है। यहाँ हमें नोट करने वाली बात है, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्राविड़ शैली कहलाती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो उत्तर भारत के जो मंदिरों की शैली है, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली है एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली द्राविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों में निर्माण में नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह बेसर शैली कहलाती है। जो दक्षिणापथ के मंदिर हैं उनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, अतः यह बेसर शैली कहलाती। तीसरी शैली जो है वो बेसर शैली है जिसमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। यह हिंदू मंदिर
तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर वो कहलाता है, या पंचायतन शैली से बना हुआ मंदिर वो कहलाता है जो मुख्य मंदिर होता है वो 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। अब इसके बाद हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? देखिए, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। यानी जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, एवं जिसका लिखित विवरण है उसे इतिहास कहा जाता है। आप ऐतिहासिक काल यहाँ पे मिसप्रिंट है, आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। ज्ञानी मानव या होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ। होमो सेपियंस जो बुद्धिमान मानव है उसका इस धरती पर प्रवेश लगभग 30-40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। जो पूर्व पाषाण काल था उस समय मनुष्य की जीविका का आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में एवं पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछता है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। यानी सबसे पहले मनुष्य ने किसको पालतू पशु बनाया? कुत्ते को। और मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी। प्राप्ति स्थल इसका अतिरंपकम था। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, जो कि सर्वप्रथम अतिरंपकम में प्राप्त हुआ। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कृषि करना लोगों ने नवपाषाण काल में सीखी। और प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल जैसे कि मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। जो प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल है मेहरगढ़, तो ये पश्चिमी बलूचिस्तान में पड़ता है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं की फसल पहली फसल है ये, एवं जौ थी। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है वो चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कृषि करने का जो प्रथम उदाहरण है वो कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोयली हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोयली हवा का जो संबंध है वो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक या पत्थर से बने हुए थे। नेक्स्ट है हमारा रॉबर्ट ब्रुसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की। सबसे पहले 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रुसफुट ने। ये भी एक महत्वपूर्ण याद रखने वाली चीज़ है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था और सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये भारत का सबसे प्राचीन नगर था। असम का श्वेतभू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाव कपि है। असम का जो श्वेतभू गिबन है वो भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाव कपि है। इनाम गांव, ये एक गांव का नाम है, एक प्लेस का नाम है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध
जोरवे संस्कृति से है ना। जो इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ियों से जीवाश्म का प्रमाण भी मिला है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला। चूँकि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार मनोवैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले थे जो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। अब हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता है। देखिए, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। रेडियो कार्बन जो C14 विधि है, इसके आधार पर जो सिंधु सभ्यता का समय है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ये याद रखने वाली बात है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक या कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता में मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। इस सभ्यता के जो सिंधु सभ्यता के प्रमुख निवासी थे वो द्रविड़ थे या भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतका गेडोर या बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर प्रदेश में पड़ता है ये, और उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। तो हमें ये याद रखना है, सिंधु सभ्यता की जो सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल ये दास्क नदी के किनारे स्थित सुतका गेडोर है, बलूचिस्तान में पड़ता है। यह पूर्वी पुरास्थल में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो कि जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तरी पुरास्थल में चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा जो कि जम्मू कश्मीर, तथा दक्षिणी पुरास्थल में गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद ये जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। जो सिंधु सभ्यता थी ये एक नगरीय सभ्यता थी और इससे प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में 6 नगरों को बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के जो सर्वाधिक स्थल खोजे गए वो गुजरात में खोजे गए। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त होता है। जो जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगन से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार जो हैं वो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत हैं। सिंधु काल में विदेशी व्यापार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रदेश कौन से प्रदेश से क्या चीज़ आती थी? प्रदेश और आयातित वस्तुएं। तांबा जो आता था वो खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से आता था। सिंधु काल में विदेशी व्यापार जो होता था तो तांबा कहाँ से आता था? खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान से। चांदी अफ़गानिस्तान, ईरान से आती थी। सोना कर्नाटक, अफ़गानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। टिन अफ़गानिस्तान और ईरान से आता था। गोमेद ये सौराष्ट्र से आता था। लाजवर्थ ये मेसोपोटामिया से मंगाया जाता था। सीसा ईरान से आता था। तो ये प्रमुख जो विदेशों या अन्य देशों के साथ संबंध था जहाँ से ये आयातित वस्तुएं मंगाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। मोहनजोदड़ो में जो एक स्नानागार प्राप्त हुआ है ये एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड
11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त बृहद स्नानागार है, ये प्रमुख स्नानागार है और इसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड भी प्राप्त हुए, वो लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, जिन्हें पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है, इनकी मूर्ति मिली। इनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 गुण वाले देवता पशुपतिनाथ, जिन्हें बोला जाता है, इनकी मूर्ति मिली। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी प्राप्त हुई है। नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा की जो मोहरें हैं उन पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। और मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदहुदड़ो में मिले हैं। मनके जो मोती बनाने वाले कारखाने हैं, ये लोथल और चंदहुदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक लिपि है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जो सिंधु सभ्यता की लिपि है भावचित्रात्मक लिपि है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर, दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में घरों के जो दरवाजे और खिड़कियां थी, ये सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ये याद रखने वाली चीज़ है कि केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूँ और जौ। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी? गेहूँ और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। जो सैंधव निवासी थे वो मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। सिंधु सभ्यता में मिट्टी से बने हुए हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनमाली से। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। इनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। चावल के जो प्रथम साक्ष्य हैं वो लोथल से प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से संघवकालीन अस्थि पंजर भी मिले हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल से संघवकालीन अस्थि पंजर मिले हैं। और उस समय जो तौल की इकाई थी वो संभवतः 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो यातायात के लिए 2 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में जो वर्णित मेलुहा शब्द है उसका अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा है। संभवतः जो हड़प्पा संस्कृति का शासन था वो वणिक वर्ग के हाथों में था और पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा भी करते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे तो वो धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु से मिलते हैं। जो वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। जो स्वास्तिक चिन्ह हम देखते हैं ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। इससे सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं।
सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक मातृ देवी की उपासना की जाती थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। जो पशुओं में कुबड़ वाला सांड होता था वो इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ या मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। संघवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। जो संघवासी हैं वो सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ तथा पासा खेल साधनों का प्रयोग करते थे। तो मनोरंजन के लिए जो सैंधववासी थे वो मछली पकड़ने का, शिकार, पशु पक्षियों का आपस में लड़ाना, चौपड़, पासा खेल साधनों का प्रयोग आदि करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। जो सिंधु घाटी के लोग थे वो तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। यानी कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगन का अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़ के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के भी प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। सैंधव सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। इनमें शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। सैंधव सभ्यता के समय पर शवों को जलाने और गाड़ने दोनों की प्रथाएं प्रचलित थीं। तो मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ भी मिली हैं। जो लोथल है और कालीबंगा है इसमें युग्म समाधियाँ भी मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ माना जाता है। सैंधव सभ्यता का जो सबसे प्रभावी कारण है वो क्या माना जाता है? बाढ़ माना जाता है। तो आज हमने सिंधु सभ्यता एवं कुछ विदेशी लेखकों के बारे में अध्ययन किया। कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कुछ देखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।